थैंक यू चेयरमैन सर। आज आपने लगातार बिहार के लोगों को मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज भारत अपनी सेमीकंडक्टर आवश्यकताओं का लगभग 85 से 90% आयात करता है, जिसमें देश के इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था का अत्यधिक रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हो गई है। एक मार्केट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का घरेलू सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 27 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसके 2030 तक 80 से 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह तेज वृद्धि भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन साथ ही यह रणनीतिक जोखिम भी उजागर करती है कि जैसा कि कोविड-19 और वैश्विक चिप संकट के दौरान स्पष्ट रूप से देखा गया। इस रणनीतिक कमजोरी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सेमीकॉन इंडिया मिशन की स्थापना की थी, लेकिन बिहार की जो स्थिति है उसमें जो युवा वर्ग है 25 साल से कम है, 7.5 करोड़ युवाओं की आयु वर्ग लगभग 25 साल से नीचे की है। इसलिए हम जो लॉजिस्टिक और केमिकल्स, टूलिंग, पैकेजिंग, रख रखाव, एमएसएमई और सर्विस सेक्टर के माध्यम से 2 से 3 गुना अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना रहती है। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर औद्योगिक पार्कों की स्थापना से न केवल क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर होने वाले श्रमिक पलायन पर भी प्रभावी रोक लगेगी और राज्य को पहली बार उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण से जोड़ा जा सकेगा। इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि बिहार में सेमीकंडक्टर हब और एकीकृत औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु केंद्र राज्य उद्योग साझेदारी के माध्यम से लक्षित कर प्रोत्साहन, पूंजीगत सब्सिडी तथा प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही बिहार को राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण रोड मैप के में औपचारिक और स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए, ताकि बिहार जो लगातार छूटा हुआ है विकास के रोड मैप से, उसको सेंटर स्टेज में लाने की कोशिश हो। बहुत धन्यवाद। श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अन्नदाता जो इस देश का सबसे प्रमुख घटक है, जिसका प्रमाण हमारे देश में 65% 65% से ज़्यादा है, उस अन्नदाता के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। ये अन्नदाता जो है, जिसको हम किसान बोलते हैं, वो हमेशा उपेक्षित रहा है और उसके लिए हमें मदद करने की आवश्यकता है। मैं मेरे क्षेत्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों की बात करना चाहती हूँ। वहाँ पे इतना घटनाएं घटती है कि आत्महत्याओं का प्रमाण सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में है तो हमारे मराठवाड़ा में है। मेरे खुद के बीड डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 250 से ज़्यादा लोगों ने इस साल आत्महत्या की है। वही समस्या हमारी मराठवाड़ा, विदर्भ, इस एरिया की है। सर, मैं बताना चाहती हूँ, हम अमृतकाल बोलते हैं इस देश को, कि सरकार बोलता है अमृतकाल, लेकिन किसानों के लिए ये विषकाल हो गया है। उनको जब तक विष नहीं पीते हैं तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती है। ये सही है और सच बात है। सर, कभी अकाल आता है, कभी बहुत सारा पानी आता है, जिससे हमारी ज़मीन खराब हो जाती है, ना उपजाऊ का कम हो जाता है, नापिकी हो जाती है, खेत में पीक नहीं, वो जो कर्जा लेते हैं वो रिपे नहीं कर सकते, बच्चों का पढ़ाई नहीं कर सकते और लड़कियों की शादी, इस सब दुष्ट चक्र में वो हमारा किसान जूझता रहता है और उसमें उनको मौत को गले लगाने के सिवाय और कोई चारा होता नहीं है। ये हकीकत है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिला सहकारी बैंक, पत्र संस्था, बैंक, इस सब के दुष्ट चक्र में हमारा किसान अटका हुआ है और छोटी सी रकम लेता है, उसके ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ये करते 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 बेचारा थक जाता है। और तभी मुझे लगता है कि कभी कभी
बड़े बड़े जो लोग हैं, उद्योजक हैं, चाहे मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, हजारों करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और बाहर भाग जाते हैं भगोड़े। और हमारे किसानों को तो कहीं जाना नहीं, अपने गांव में रहना है, तो गांव में रहना तो इज्जत बचा कर रहे, इसलिए उनको मौत को गले लगाना पड़ता है। इसके लिए हमें डॉक्टर स्वामीनाथन ने हमें जो दिए हैं लीगलाइज एमएसपी, जो हमारे नेता भी बार बार कह रहे थे राहुल जी कि लीगलाइज एमएसपी करना बहुत आवश्यक है, वो बहुत आवश्यक चीज़ है। मेरे खुद की डिस्ट्रिक्ट में 256 आत्महत्याएं हो गई, छत्रपति संभाजीनगर में 224 हो गई, नांदेड़ में 170, धाराशिव में 141, परभणी में 104, ऐसे करके कम से कम 1150 आत्महत्या इस साल में हो गई है। गए 5 साल में सबसे बड़ी आत्महत्या किसानों की हमारे एरिया में हो गई है। शेतकरी किसान जो है वो ये इतना अग्रिम क्यों हो जाता है, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये जब करते हैं